यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही है। एक तो ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पहली वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या है, एक लोन पेयर दिख रहा है ना। और ये जो लोन पेयर है इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन था और ये क्या था, 2 प्रोपेनॉन था। इधर भी मेथिल ग्रुप, इधर भी मेथिल ग्रुप हो जाता, फिर ये CH3 हो जाता इधर। और बीच में क्या है, हमारा ऑन ग्रुप है। तो किधर से भी अगर हम नंबरिंग करते तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाता, हमारा सेकंड पोजीशन पर हमारा ऑन ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप आ जाता। तो ये क्या रहता, 2 प्रोपेनॉन होता। तो यहाँ पर अभी ये हाइड्रोजन जा चुका है और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है, कार्बन के ऊपर छोड़ दिया है। और हाइड्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने से हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन के छूटने से कार्बन पर क्या आ गया, एक निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इस तरह से ये प्रथम जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल चुकी है। अब अगर हम इस पहली स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, फिर कार्बन है, फिर एक डबल बॉन्ड है और फिर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन कैसी दिख रही है हमें, एक निगेटिव चार्ज है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक ये कंजुगेटेड सिस्टम बन गया, जो कि क्या है, इस सिस्टम में क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम है तो क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर क्या होगा, हमारे इस सिंगल बॉन्ड पे डल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ का लोन पेयर जब यहाँ पर डल गया तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड होने से यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन के चारों तरफ क्या हो गए, 5 बॉन्ड्स हो गए। तो ये जो है पाई बॉन्ड जो है रिपील होके कहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आने से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गए, एक लोन पेयर हो गया यहाँ पर। तो इस रेजोनेंस से हमें ये सेकंड स्ट्रक्चर मिल गई। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, एक कार्बन है, फिर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है और फिर यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है। तो सेकंड स्ट्रक्चर से हमें क्या मिल गया, एक तो डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड मिल गया और एक निगेटिव चार्ज मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कंजुगेटेड सिस्टम बन गया है ना। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब कहाँ पर पहुँच गए, डिलोकलाइज होकर लेफ़्ट साइड से राइट साइड में पहुँच गए। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिलोकलाइजेशन होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमें यहाँ पर आंसर तो मिल गया है, लेकिन फिर भी हम हमारा B, C और D ऑप्शन भी चेक कर लेंगे कि यहाँ पर ये टाटोमर्स क्यों नहीं है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के टाटोमर्स आइसोमर्स क्यों नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों नहीं है और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों नहीं है। अगर हम हमारे ऑप्शन बी की बात करें कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर अगर एक दूसरे के टाटोमर्स होते तो टाटोमर्स होने के लिए क्या होता है, इसमें प्रोटॉन जो है यानी H पॉजिटिव जो है हमारा H+ आयन यानी कि प्रोटॉन है ना, जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, इस H पॉजिटिव की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी टाटोमेरिज्म में जो टॉटोमर्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है। और ये जो टॉटोमेरिज्म होती है ये क्या होती है, एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकती है और बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकती है। और टाटोमेरिज्म में क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, ऑन ग्रुप है, ये जो है किस में, ऑल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसे जो है फंक्शनल ग्रुप है ना, स्पेशल तरीके की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम एसिड कैटेलाइज्ड यानी एसिड से है ना उत्प्रेरित टाटोमेरिज्म की बात करेंगे। हम जानते हैं HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 प्रोपेनॉन है। 2 प्रोपेनॉन में क्या है, 2 अल्फ़ा कार्बन एटम्स हैं
और इन अल्फ़ा कार्बन एटम्स से कितने टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स अटैच हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करते हैं, इस H पॉजिटिव को अपने से अटैच कर लेते हैं। अब चूंकि ये बॉन्डिंग क्या हुई, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हुई, उपसहसंयोजक बंध बना, तो इसने क्या करा, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट किया। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जो है जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस ऑक्सीजन पर डल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचता है और यहाँ पर इसका लोन पेयर वापस आ जाता है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कार्बन का एक बॉन्ड जाने से क्या होता है, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए CH का ये जो बॉन्ड है ये कहाँ, इस सिंगल बॉन्ड पर डल जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या है, H+ की तरह यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये H+ क्या होता है, वापस Cl नेगेटिव से जुड़कर और क्या बना लेता है, HCl बना लेता है, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पर इस रिएक्शन को किसने, एसिड ने कैटेलाइज किया था, इसलिए इसको जो है एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ, इस प्रोटॉन की क्या हुई, शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग हो जाती है, पोजीशन बदल लेता है, ठीक है। और रेजोनेंस में हमने क्या देखा कि वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो गए। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन गया, CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। तो पहले हमारे पास क्या था, कीटोनिक ग्रुप था, ऑन ग्रुप था, जो कि अब किस में, OH में यानी ऑल में चेंज हो गया। और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन। तो अगर हम यहाँ पर जो है इन ले लें डबल बॉन्ड का और एल्कोहलिक ग्रुप का यानी ऑल ले लें, है ना, आयुपैक नाम में हम क्या बोलते हैं OH ग्रुप को, ऑल, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इनॉल मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों टॉटोमर्स में, इन दोनों आइसोमर्स में क्या हो गया, पहले ये था कीटोनिक ग्रुप था, अब क्या हो गया, इनोलिक ग्रुप। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक दूसरे के कीटो इनोल टाटोमर्स कहते हैं इसको। तो टॉटोमेरिज्म में ये जो दोनों टॉटोमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं और सॉल्यूशन में ये दोनों जो है स्ट्रक्चर्स एक साथ प्रेजेंट रहती है। और चूँकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो कीटोन होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो CO डबल बॉन्ड होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, C डबल बॉन्ड C से। तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए सॉल्यूशन में ये ज़्यादा परसेंटेज में होती है, लगभग 92% और लगभग 8% ये इनोल वाला स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि C डबल बॉन्ड O की एनर्जी जो है 743 किलो जूल पर मोल होती है और C डबल बॉन्ड C इसकी एनर्जी क्या होती है, लगभग 614 किलो जूल पर मोल होती है, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा B ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि टाटोमर्स होने के लिए, है ना, टाटोमेरिज्म होने के लिए ये कंडीशन लगेगी। अब हम हमारा ऑप्शन C चेक करते हैं। अब हमारा ऑप्शन C क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है एक दूसरे की जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकती, क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या है कंडीशंस, कि 2 कार्बन एटम हैं और वो दोनों क्या है, एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच हो और हर कार्बन क्या हो, उससे 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। ये कंडीशन जब होती है ना, तो उसको हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 2 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कि अगर हम कार्बन से कार्बन तक एक लाइन यहाँ पर डालें तो ऊपर की तरफ सेम ग्रुप अगर हो तो ये कहलाता है सिस आइसोमर, है ना, और नीचे की तरफ भी सेम हो। और अगर हम क्या करें, यहाँ पे CH3 कर दें और यहाँ पर H कर दें, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इसका ट्रांस, है ना, अपोजिट वाला आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। तो ये जो है हमारी यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो गिवन है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकती एक दूसरे की, यानी हमारा
सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन डी को चेक कर लेंगे। ऑप्शन डी में क्या कह रखा है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऐसा कंपाउंड होना जिसमें एक ऐसा कार्बन परमाणु है जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हों, है ना, यानी कायरल कार्बन एटम ऐसे कंपाउंड में होना चाहिए। जैसे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होता है? CH3 CHOH COOH, इसमें एक कायरल कार्बन एटम होता है। इससे जुड़े चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं। ये हमारा लैक्टिक एसिड है। अगर इसके सामने हम एक मिरर रख दें तो ये मिरर में किस तरह से दिखेगा? ये लैक्टिक एसिड का क्या है? मिरर इमेज है। अगर हम इस मिरर इमेज को उठाकर इस ओरिजिनल इमेज पर रख दें तो ये मिरर इमेज क्या करेगी? इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगी, ढक नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? OH पर H आ जाएगा और H पर OH आएगा जो इसको ढक नहीं पाएगा। तो ऐसी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे को क्या करती है? सुपर इम्पोज नहीं कर पाती, वो क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों स्ट्रक्चर्स को तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहीं से कहीं तक एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हैं। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते, यानी ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर है ए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।